हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। तो सीटेट 2022 का जो पेपर है वो आपका अब दिसंबर महीने में होने वाला है, दिसंबर 2022, और ये पेपर आपका जनवरी 2023 तक चलने वाला है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यदि आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट को इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि 150 नंबर का सीटेट का पेपर होता है। 150 में से इन जनरल बोला जाए तो 90 प्लस आपको करना ही होता है। अगर आप 90 प्लस का स्कोर कर देते हैं तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई माना जाता है। क्लियर है? तो सीटेट का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है इस बार, और नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस बार प्रीवियस ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही इसमें अप्लाई करेंगे, चाहे बीएड हो या बीटीसी। तो लगभग 30 से 40 लाख कैंडिडेट इसमें अब की बार फॉर्म फिलअप भी करने वाले हैं। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बार क्वालिफाई करने का मन ही बना लिया है कि अच्छे से इसको तैयार करना है, 120 प्लस का स्कोर करना है, तो ये आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे। जो PYQ क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो आपको लगाने ही होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम CDP के पेपर को कराएंगे। ये खुद मेरा ही पेपर है, स्वयं का पेपर है। तो आप देखिएगा पेपर में कैसे क्वेश्चंस को अगर आप टैकल कर पाते हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है? तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के 10 क्वेश्चन इस पेपर से मैंने कल आपको करा दिए थे। आज मैं 11 से लेके 20 तक के जो भी क्वेश्चन हैं उनको करा दूंगा। नेक्स्ट कल आपको 20 से 30 तक के क्वेश्चंस को आपको करा दिया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोगों ने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ोगे, जो पुराने पेपर पूछे गए उन्हीं को पढ़ोगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो कि वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता कहलाती है। क्या कहलाएगी उसकी ये क्षमता, ये आपको बताना है। राघव है और वो एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो कि वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी ये क्षमता क्या कहलाएगी? संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, आत्मकेंद्रितता, इगोसेंट्रिज्म, और क्रमबद्धता ऑर्डर में होगा, या सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही जवाब होगा सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। देखिए, किसी संकेत के रूप में आप इस चीज़ को देख सकते हो, प्रस्तुतिकरण देख सकते हो, क्योंकि वो क्या कर रहा है? किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है, यानी कि आपको प्रस्तुत तो कुछ ना कुछ कर रहा है। ये आपकी एक प्रस्तुतिकरण दिख रहा है, और ये क्षमता उसकी क्या कहलाएगी? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण की क्षमता कहलाएगी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन का मतलब क्या हो गया? क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द एम ऑफ एवेल्युएशन? तो देखिए, कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना अच्छी बात है, लेकिन प्रतियोगिता, आप बच्चों के बीच में प्रतियोगिता कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से आकलन का उद्देश्य नहीं बोला जा सकता। या आप उनको पढ़ने के प्रति उद्देश्य बता सकते हो, लेकिन आकलन का ये उद्देश्य थोड़ी होगा कि आप प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करें। बच्चे को भय युक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, बात तो ठीक है, लेकिन ये आकलन का उद्देश्य थोड़ी होगा। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना। देखिए, ऑप्शन तीनों ही की तीनों सही हैं, लेकिन तीनों के तीनों गलत हैं, क्योंकि आपको स्पष्ट देना है। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, ये बिल्कुल सही होगा। जो आपकी लर्निंग है उस पर रिलायबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी, तभी आपका यहाँ मतलब वो प्रतिपुष्टि आपको देंगे, आप विश्वसनीयता बनाएंगे, तभी अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि आपको देनी पड़ेगी। यही आपका अधिगम का आकलन का उद्देश्य होगा। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन का आंसर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? देखिए, विकास के चरणों के संदर्भ में अगर बात करें तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसे बोलते हैं शैशवावस्था। क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। और 9 महीने का जो समय होता है उसे बोलते हैं गर्भावस्था।
क्या बोलते हैं, गर्भावस्था। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था, 2 से 7 वर्ष या 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है उसे बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था। और 7 से 11 वर्ष की जो उम्र होती है उसे बोलते हैं मध्य बाल्यावस्था। और 11 से 16 वर्ष या 17 वर्ष की अवस्था होती है उसे बोलते हैं किशोरावस्था। और 16 या 17 वर्ष से आगे की जो एज होती है उसे बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। क्लियर है। तो 4 अवस्थाएं जो कि जीन पियाजे साहब ने बताई थी। जीन पियाजे साहब के अनुसार जो विकास के चरणों की अवस्थाएं बताई गई हैं। तो 4 अवस्था हैं, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शैशवावस्था कौन सी होगी, 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था क्या होगी, 7 से 11। प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी 2 से 7 और किशोरावस्था होगी 11 से 16 वर्ष की उम्र। तो प्रारंभिक 2 से 6 या 2 से 7 की बात होगी तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन, बहुत सारे लोग इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, जो कि गलत है। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है तो यहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो। एनईपी का मतलब होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। देखिए, संरचनावादी, व्यवहारवादी, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, खोजबीन आधारित या ड्रिल और अभ्यास। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। अगर आप रट रहे हो चीज़ों को, उससे अवधारणात्मक जाइए, यानी कि मेमोराइज कर रहे हो चीज़ों को, उससे आप कॉन्सेप्ट पर जाइए, कॉन्सेप्ट समझाइए। कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे, रटने से अवधारणात्मक समझ की ओर जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग की ओर जाओगे, तो ये आपकी अनुशंसा करती है कि जो उपागम है, कौन सा उपागम, रटने का उपागम है, उसको उपागम को चेंज करिए शिक्षण शास्त्र के द्वारा। किस में चेंज करिए, कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणात्मक समझ में उसे चेंज करिए। यानी आपको रटने से अवधारणात्मक, मेमोराइज से कॉन्सेप्ट की ओर जाना है। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके लिए अनुशंसा करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरों की ओर होता है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, शरीर के मध्य से शरीर के बाहर की ओर होता है। एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल और एक होता है सेफेलोकोडल। ये होता है सेफेलोकोडल सिर से पैर की ओर। क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है सेफेलोकोडल। और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है वो होता है सेंटर से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर। तो जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य शरीर के बाहर की ओर होता है, तो सेंटर से बाहर की ओर होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसे बोलते हैं अधोगामी। क्या बोलते हैं, अधोगामी बोलते हैं। तो परिधीय गलत होगा, शीर्षगामी गलत होगा, प्रमस्तिष्कीय गलत होगा, अधोगामी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन से कारक हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखिए, संवेग का मतलब होता है एक तरीके से भावनाएं। क्या भावनाएं अधिगम को प्रभावित करती हैं। जी हाँ, आपके इमोशंस आपकी लर्निंग पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो आपको इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि जो आपके इमोशंस हैं वो आपके अधिगम पर प्रभावित करेंगे। तो ये तो सही है। सांस्कृतिक संदर्भ, आप अगर तमिल हैं, आप कन्नड़ हैं, आप पश्चिमी बंगाल के हैं, आप ब्रिटेन के हैं, आप अमेरिका के हैं, आप रूस के हैं, आप या नल्ला पाकिस्तान के हैं, तो आपकी जो सांस्कृतिक संदर्भ है वो आपको, आपके अधिगम को अवश्य प्रभावित करेगा। क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का मल्टीपल होता है। यानी कि आनुवंशिकता से तो आपका विकास प्रभावित होगा ही होगा, लेकिन आपका विकास आपके परिवेश से, आपके वातावरण से, आपके एनवायरनमेंट से
बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो सांस्कृतिक संदर्भ जो आपकी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनसे बहुत बड़ा प्रभाव आपकी लर्निंग पर पड़ने वाला है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सांस्कृतिक संदर्भ से आपका अधिगम अवश्य प्रभावित होगा। नेक्स्ट आता है ऑप्शंस आपकी परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब हो गया एक तरीके से मैच्योरिटी। क्या हो गई? मैच्योरिटी हो गई। मैच्योरिटी क्या आपके अधिगम को प्रभावित करेगी? आप अपरिपक्व है तो आपके अधिगम को, आपका अधिगम अपरिपक्व तरीके से प्रभावित होगा। अपरिपक्व तरीके से का प्रभावित होने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आप चीज़ों को कम समझ पाएंगे। आप परिपक्व हैं, आप डीपली कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो आप डीपली उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आप अपनी परिपक्वता के, आप अपने अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, आपका एक्सपीरियंस आपके परिपक्वता अनुभव का पूरक होगा। क्लियर है? तो ये भी आपको प्रभावित करेगा। अब बात आती है आपके इंटरेस्ट यानी कि आपकी रुचि। क्या आपकी रुचि भी इसको प्रभावित करेगी अधिगम को? जी हाँ, आपकी रुचि भी आपके अधिगम को प्रभावित करेगी। अगर आप मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का आप कोई सवाल कर रहे हैं, आपकी रुचि ही नहीं है मैथ्स पढ़ने की, तो क्या आप उसकी लर्निंग कर पाएंगे? क्या आप उसको सीख पाएंगे? अधिगम का मतलब होता है एक तरीके से सीखना। क्या आप उस चीज़ को सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। तो आप कब सीख पाएंगे? जब आपकी उस कॉन्सेप्ट को, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने में ही आपकी रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, तो आप अधिकतम प्रयासों के आधार पर उसको सीख सकते हैं। तो आपकी लर्निंग उसमें हो पाएगी, आपका अधिगम उसमें हो पाएगा। तो आपका जो अधिगम है वो संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता और रुचि, इन चारों के आधार पर ही प्रभावित होगा। चारों पर प्रभावित होगा, और भी फैक्टर्स हैं उनके आधार पर भी प्रभावित होता है, लेकिन संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता और रुचि, इन चारों से आपका अधिगम, आपकी लर्निंग प्रभावित होगी। अगर यहाँ पर होता वातावरण तो भी आपका वातावरण से प्रभावित होता, लेकिन वातावरण की जगह पर उन्होंने एक अच्छा सा वर्ड दे दिया, सांस्कृतिक संदर्भ, तो ये भी आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर चारों आपके इसमें सही होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जिसके अंदर चारों स्टेटमेंट आपके दे रखे हैं, जो कि बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट एंड रीजन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड रीजन से पूछे गए हैं। आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना सीखना होगा, कैसे इन क्वेश्चंस का ऑप्शंस हम लगाते हैं। तो ऑप्शन लगाना जरूर सीखना होगा आपको। देखिए, स्टेटमेंट है अभिकथन, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। भाई पढ़ के चले जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, स्टेटमेंट क्या दे रखा है? अभिकथन है अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। बात बिल्कुल अच्छी है। अहमद है जो कि प्रभावशाली कोई समस्या समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसको समुन्नत करने के लिए अपने कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। यानी कि आप एक वे में सोचिए, आप एक डायरेक्शन में सोचिए। इस बात के लिए कहता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को समुन्नत तरीके से आप इकट्ठे होकर एक साथ समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आप समांतर रूप से पैरेलल फॉर्म में एक ही डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन फॉर्म में अगर सोचते हैं तो यहाँ पर आप समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये अहमद कहता है। क्लियर है? तो बात तो लगभग ठीक लग रही है। क्लियर है? तो स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, ये भी बात ठीक है। ए और आर दोनों गलत है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। ऑप्शन हटाना सीखिए सरकार। ए सही है, आर गलत है। चलिए आर को पढ़ते हैं। बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जानते हैं उससे संबंध बनाएं, बात ये भी ठीक है। तो आर भी सही है, ए भी सही है। ये बोल रहा है ए सही है, आर गलत है, तो ये भी स्टेटमेंट ऑप्शन हट गया। 2 ऑप्शन मैंने हटा दिए, अब आपका 50-50% पर आ गया क्वेश्चन। अब देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर व्याख्या करता है ए की, ए और आर सही है, आर व्याख्या नहीं करता है ए की। देखिए, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं वे पहले से जो जानते हैं उसे संबंध बनाएं। यानी कि आपने जो पूर्व में जो सीखा है उससे आप संबंध बनाइए। अब ये क्या बोल रहा है? समानांतर करने की सोच देता है, समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। सोच रहे हैं तो इसका मतलब भी क्या है? जो पूर्व में उन्होंने सीख लिया है उससे संबंध बनाइए। और इसका मतलब भी क्या है? जो पूर्व में उन्होंने सीख लिया उससे संबंध बनाइए। इसका मतलब आर सही व्याख्या कर रहा है ए की, तो व्याख्या नहीं करता, ये भी ऑप्शन हट गया। तो थर्ड ऑप्शन भी गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, जो कि
ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऐसे आपको ऑप्शंस को टैकल करना होगा। ये आंसर आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ऑप्शंस बहुत कुछ सिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बोलता रहूँगा, आप लोग कब तक नहीं करेंगे देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अगर बात करें तो बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। तो समस्या समाधान के लिए बात करें, संरक्षण संबंधी यानी कि कंजर्वेशन संबंधित, सकर्मक, अनुमान और क्रमबद्धता, विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता, क्षतिपूर्ति, वर्गीकरण, केंद्रीकरण या प्रतिवर्तीयता। देखिए केंद्रीकरण की बात यहाँ पर नहीं होगी, क्षतिपूर्ति आप नहीं करेंगे और क्रमबद्धता की बात भी नहीं है, लेकिन विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता यानी कि आपको रिवर्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। पहली बात तो यह है प्रतिवर्तीयता होनी चाहिए। किसी भी संरक्षण संबंधी समस्या समाधान निकालने के लिए आपके अंदर प्रतिवर्तीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप सीधा सोच रहे हैं, उल्टा भी सोचें। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा ना है आपने कि प्रतिक्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, वो रिवर्सिबिलिटी होती है ना, तभी तो समस्या का समाधान आपको मिल पाएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है आप समस्या को बांट दें, आप समस्या को क्या करें, कई सारे हिस्सों में बांट दें। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, तार्किकता किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है, तो विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता पर निर्भर करती है, रिवर्सिबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इससे विषय वस्तुओं को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है। कहानियों का प्रयोग कर रहे हो, कार्टून्स का प्रयोग कर रहे हो, आप विषय वस्तु को बच्चों के लिए क्या कर रहे हो, इंटरेस्टिंग कर रहे हो, अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। बात तो ठीक है। बच्चों को सीखने के लिए प्रति बोरियतता और रुचि को बढ़ावा मिलेगा, कभी नहीं मिलता। आप कार्टून बच्चों को दिखा रहे हो, वो कभी बोरियत होते हैं, कभी नहीं होते। आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि 2 साल बाद ही उनको कार्टून चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता। बच्चे के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होती है, बिल्कुल नहीं। कभी भी कहानियों के माध्यम से बच्चा हमेशा सीखता है, कार्टून्स के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करता है। विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं सीखने में भटक जाएगा, ना जीना। विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए, अपने से जुड़ी बनाने के लिए ऐसा लगना चाहिए कि ये तो मैंने देखा है, ये मैंने सुना है, ऐसा लगना चाहिए। तो जो कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक है उसमें कार्टून और कहानियों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस बचेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है। अब जब भी आप पक्षपात की बात करोगे कि भाई आप ऐसी चीज़ें बना दें, आप सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अगर आप देख रहे हैं किसी की, तो जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको अगर आप देखते हैं तो ये एक तरीके से उसको प्रोत्साहित करता है कि देखो लड़कियां हैं वो तो सिर्फ बर्तन ही साफ़ करेंगी, लड़कियां हैं वो घर की सफाई करेंगी, लड़कियां हैं वो रोटी बनाएंगी और लड़के बस खाएंगे, वो काम करेंगे कैसा, ऑफिस का काम करेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ों को देख रहे हैं, तो वे एक तरीके से लैंगिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, आप उनके साथ भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेंडर आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, चुनौती तो नहीं देता है। या प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसमें प्रशासन का प्रगतिशील दृष्टिकोण कहाँ होगा, आप इसमें तो लेडीज़ फर्स्ट भी नहीं बोल पा रहे हो। लड़कियों और लड़कों की सहजता योग्यता में वृद्धि करने के लिए व्यवहारिक उपागम में ना जीना, यह जेंडर रूढ़िवादिता संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, पुराने ट्रेडिशंस जो चले आ रहे हैं, आप उन्हीं पर टिके हुए हो, इस बात को दर्शा रहा है, ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है, ये मान लीजिए हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है, हर पेपर में आता है, तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।